नमस्कार दोस्तों, अभिप्राय के इस मंच पे मैं सही रामपुरी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी, इंट्रो क्लास, उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था और आज हमारा जो पहला टॉपिक है, इसी कड़ी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है, आज वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो आपके एलडीसी, रीट, सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट और सीईटी, सभी जो जितने भी स्टेट बोर्ड से संबंधित, सबऑर्डिनेट बोर्ड हो या कोई आरपीएससी से संबंधित हो, आरजेएस वगैरह का जो प्री होता है, उनमें जितने भी भाषा के जो पेपर होते हैं उनमें एक कॉमन टॉपिक माना जाता है। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं डिस्कस करेंगे और बहुत ही सुंदर और आसान भाषा में मैं आपके सामने इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। यदि आप लोगों के कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है, सिंटैक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से इसको नॉर्मली जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि सिंटैक्स का अर्थ होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस भाषा की एक छोटी सी इकाई होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ सेंस वी कॉल अ सेंटेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस। बट यहां पर जो सेंटेंस का अर्थ होता है कि स्ट्रक्चर जो रह रहा है वो किस तरीके से है। स्ट्रक्चर का मीन ये होता है कि जो वाक्य रचना हो रही है उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सभी किस क्रम में व्यवस्थित है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है। इसमें देखिए होता क्या है, कोई भी पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है, समझौता करता है। किसी वर्ब के साथ सिंगुलर या प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या फिल आउट करना है, वही सब कुछ इसका मीन होता है। देखिए सरल भाषा में अगर समझे अपन, तो कोई सा भी ऐसा वाक्य जो किसी पर्सन से संबंधित हो, नंबर से हो, जेंडर से हो और टेंस हो, उसके अनुसार उनमें क्या किया जा सकता है, कुछ चेंजेस करके इसको प्रस्तुत किया जाता है। यही क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट माना जाता है। आगे देखिए, जो ऑर्डर होता है, जो पोजीशंस होती हैं किन्हीं भी शब्दों की, शब्द जो रहते हैं वो विभिन्न विभिन्न क्रमों में रखे जाते हैं। अब वो जो क्रम होता है वो सही क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए और उसका जो मतलब होता है कहने का, कर्ता के द्वारा जो भी कोई कार्य किया जा रहा है या हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ पर उसको पूरे ऑर्डर क्रम में डिसाइड करते हैं। उसको बोला जाता है पोजीशन इन ए सेंटेंस, कि उस सेंटेंस में जो कर्ता के द्वारा या डूअर के द्वारा जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो किस वर्ब, किस क्रम में वो व्यवस्थित होंगी। इसकी चर्चा हम प्रेपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन में भी करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो चलता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहां से व्यवस्थित होता है। और यही सेंटेंस अलग अलग जो तरह तरह के वाक्य आते हैं, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या WH वर्ड हो, सभी में इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस होता है। ग्रामर में 125 टाइप के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो कि ग्रेड सेकंड के हिसाब से भी रहते हैं। अपन यहाँ पर सीईटी और एलडीसी के हिसाब से इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, इसकी आसान भाषा में अगर लैंग्वेज में सीधी सी मैं परिभाषा दूं तो परिभाषा होती क्या है, देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक वाक्य में वर्ब
सब्जेक्ट के माध्यम से क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होता है किसी चीज के साथ में समझौता करना, उस चीज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। ये सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी हो सकती है, तो वहां पर क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर वर्ब लगेगी। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एक बार देखते हैं अपन। द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन अ नंबर और अ पर्सन। नेस्फील्ड ने ये छोटी सी एक परिभाषा दी थी कि एक जो वर्ब होती है वो किसके साथ एग्री करती है, वो एक सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है, नंबर के साथ एग्री करती है और एक पर्सन के साथ एग्री करती है। वही चीज क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड या सिंटेक्स उसको कहा जाता है। दूसरी चीज देखिए, अपने यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं। पहले देखिए, पहला उदाहरण है आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। इट मीन्स यहां पर सिंगुलर है आई और इसके साथ एम का यूज किया गया है, कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। दूसरा है दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। तीसरा है ही इज प्लेइंग, वह खेल रहे हैं या वह खेल रहा है। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तीनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंसेस आए हैं कि पहले जो दो थे वो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण आई के साथ एम का यूज किया गया है। वहीं दूसरे सेंटेंस में अगर देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ आर का यूज किया गया है। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कंटिन्यूअस टेंस होने के कारण क्या किया गया है, इज का यूज किया गया है। तो सीधा सीधा सा बात यह है कि इन सेंटेंसेस को अपन अगर कालक्रम के हिसाब से भी पढ़ते हैं तो अपने जो कुछ नियम रूल रेगुलेशंस रहते हैं वो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यही चौथा वाक्य, वी आर प्लेइंग। यहां पर वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण यहां पर क्या किया गया है, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। और इसी तरीके से आगे देखते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं वो भी अपन देखेंगे। एक्सेप्शंस में क्या क्या होते हैं वो भी देखेंगे। यहां देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्सेस रूल ऑफ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। करेक्ट यूज अपन जो करते हैं किसी भी वर्ब फॉर्म के वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। बहुत सारे रूल नियम वगैरह रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग अपन पढ़ते चलेंगे। पहला देखिए, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है। रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर होते हुए वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, उनमें प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा हालांकि, जबकि वो क्या है, कल्पना का भाव या असंभव शर्त का प्राय क्या करता है, भाव प्रदर्शन करता है। देखिए ये जो भाव प्रदर्शन करता है यानी कि वो इमेजिनेशन को दर्शाएगा। तो उसी चीज को अपन क्या करते हैं, वहां पर अपन पास्ट टेंस में पास्ट हैबिट जो रहती है उसमें बात करेंगे, पास्ट हैबिट में ही बताएंगे उस चीज को। तो ये सारी सब कुछ चीजें जो भाव प्रदर्शन करना है वो कौन सा हो जाएगा, वो पास्ट टेंस हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हम उनको देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है यहां पर, आई विश मैं इच्छा करता हूं, वर पास्ट टेंस को दर्शा रहा है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं यहां पर, सिंगुलर सब्जेक्ट होकर क्या कर रहा है, प्लूरल वर्ब लेगा क्योंकि किस भाव को प्रदर्शित कर रहा है, वो कल्पना करने के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। और शर्त क्या हो रही है, ये असंभव शर्त होती है। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर कि एक तो कल्पना जो हो रही है वो उसकी कैसी है, वो कल्पना असंभावित है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं बहुत कुछ कर देता। आई विश, मैं भी कह सकता हूं कि आई विश आई वर
द प्राइम मिनिस्टर, बट ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? दूसरा सेंटेंस भी वही बात कह रहा है, हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को। आई विश आई वर अ बर्ड, अगर मैं क्या होता, एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ सकता था, यानी उड़ने की जो इच्छाएं हैं उसकी, उसको वही काल्पनिक भाव को दर्शा रहा है। देखिए यहां पर जो कल्पना का भाव है उस भाव को ही क्या प्रदर्शित करने का काम किया जा रहा है। तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? वर ही अ किंग, अगर वह राजा होता तो क्या करता, वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने पदवी की बात की है यहां पर। वर ही अ किंग, अगर वो एक राजा होता तो ये कुछ चीजें होती है जिनको अपन पास्ट हैबिचुअल में दर्शाते हैं। दूसरा देखिए, वर शी एन ईगल शी वुड फ्लाई टू मी, यहां पर क्या करें कि क्या वह अगर बाज होती, शी वुड फ्लाई टू मी, तो वो मेरे पास आ जाती उड़कर। तो ये भी किसको दर्शाने की कोशिश कर रहा है? काल्पनिक भाव। यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन किसको दर्शा रहा है? वर शी एन ईगल शी वुड फ्लाई टू मी, तो अगर वो पक्षी होती, बाज होती, तो उड़कर वो क्या आ जाती, मेरे पास आ सकती थी। ऐसे ही देखिए पांचवा जो वाक्य है, पांचवा वाक्य क्या करा कि शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई मदर, कि वो ऑर्डर तो ऐसे दे रही है मेरे को जैसे कि वो मेरी माँ है। इसमें भी क्या कर रहा है, ये इसके कल्पना के भाव को प्रदर्शित कर रही है। जो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है कि अगर वो माँ होती, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया, यहाँ पर वर का यूज किया है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी वो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इनको पास्ट हैबिचुअल जो टेंस रहता है उसमें दर्शाया जाता है। और इसी तरीके के कुछ वाक्य जो रहते हैं वो भी आते हैं। ये सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपके साथ पूरी एमसीक्यूज की एक श्रृंखला रहेगी, जिसमें लगभग 100-150 एमसीक्यूज आपको लाइव यहाँ पर क्लास में क्या क्या करवाए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे। आगे देखिए 6 वाला वाक्य देख लीजिए उसी में से। इसमें क्या कह रहा है कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड किल हिम, तो मैं उसको क्या कर देता, मार देता। मारने का भाव जो है वो प्रदर्शित कर रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको मार देता। ये इसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग ये वर का यूज किया गया है। वहीं देखिए इन सब वाक्यों का भाव क्या है, एक असंभाव शर्त को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर क्या किया गया है, वर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, इसका बी वाला देखिए, बी वाला क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। बी वाला भी देख लीजिए, बी वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है। बी वाला कह रहा है कि जब वाक्यों में वर्ब्स, कौन कौन सी वर्ब्स आ रही हैं, ब्लेस हो, सेव हो, हेल्प हो और लाइव हो, इनका प्रयोग इच्छा या अभिलाषा, कोई डिजायर हो या कोई आशीर्वाद का भाव हो, उसको प्रकट करता है, तो भी वहां पर क्या ही करेंगे, वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। साथ में क्या करेंगे, साथ में क्या होगा, ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइव, इनको क्या करेंगे अपन प्लूरल फॉर्म का यूज करके अपन इनको किस में चेंज कर देंगे, ब्लेसेस में, सेवेस में, हेल्प्स में, लिव्स में। इस तरह का कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता, एक्सेप्शंस होते हैं भैया ना। तो इन भावों को प्रकट करने के लिए बहुत अलग चीजें होती है। ठीक है, आगे देखिए, गॉड सेव द क्वीन, कि भगवान किसको बचाए, रानी को बचाए। दूसरा है गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी क्या करे, सहायता करे। ठीक है,
लॉन्ग लिव द किंग, राजा की उम्र क्या हो, लंबी हो। बट ये एक्सेप्शन है यहां पर। गॉड ब्लेस यू विद अ सन, भगवान तुम्हें एक बेटा प्रदान करे। जबकि इस तरीके का जो कोई चीजें होती हैं, अगर ऐसे यस का यूज किया जाता है तो उनको क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। उसको उसी वे में लिखना सही रहता है। ठीक है, सी वाला पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए इसमें एस का यूज नहीं होता है। देखिए जिस तरीके से जब वाक्य में डेयर हो, नीड हो, इस तरीके क्या है मॉडल वर्ब्स का यूज किया गया हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी डेयर या नीड्स ही रहते हैं, वहां पर डेयर्स या नीड्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ब में इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इसी तरीके से यहां पर ही नीड नॉट टू गो देयर, तो यहां पर क्या है नीड्स नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो एक्सेप्शंस रहेगा वो गलत माना जाएगा और नीड का नीड ही सही माना जाएगा यहां पर। आगे देखिए, शी डेयर नॉट अपोज यू योर प्रपोजल, कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। नीड ही गो टू देयर, उसको आवश्यकता है वहां पर जाने की। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाक्य क्या कह रहा है, वन नीड नॉट राइट एनीथिंग टू हिम, कि उसको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है उस सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, ये सब डेयर मॉडल वर्ब्स के रूप में बताए जा रहे हैं भैया ना। तो मॉडल वर्ब्स के रूप में जो चीजें आ रही है अपने पास में, इन चीजों को डेयर और डेयर नॉट का जो है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहला जो नियम है उसमें यही थी। इसके बाद देखिए, ही डेयर नॉट टू स्पीक लाइक दिस, कि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारी कुछ तरीके से बोले, तो इसको डेयर्स नहीं करेंगे। ठीक है, इसको डेयर को नेगेटिव सेंस में रहेगा, मॉडल हमेशा नेगेटिव सेंस में ही बात करते हैं, तो वो इस तरीके से ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आगे देख लीजिए भाई एक बार, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि दो अलग अलग क्या हो, नाउन हो, यदि दो अलग अलग नाउन हो, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हो, तो वहां पर क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है भाई। नाउन दो अलग अलग हो सकती हैं, दो अलग अलग नाउन्स हो सकती हैं, लेकिन वहां पर क्या रहेगा, वहां पर केवल उसके लिए क्या रहेगा, दोनों के लिए, दोनों सब्जेक्ट के लिए एक ही जो वर्ब है उसी को क्या कराएंगे, यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे अपन यहाँ पर। ये देख लीजिए भाई, सिंगुलर जो वर्ब है उसी का ही आप यूज करोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि दो सब्जेक्ट हैं अपने पास, दो अलग अलग नाउन्स हो सकती हैं। पहली है पोइट, दूसरी है पेंटर। द पोइट एंड द पेंटर हैज डाइड। अब पोइट एंड पेंटर के लिए तो अगर अब देखते हैं पेंटर के लिए, तो वो क्या हो सकता है कि अपन में तो यहाँ पर हैव का यूज करूंगा, लेकिन हैव का यूज क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर दो अलग अलग नाउन है, तो पोइट भी एक नाउन है, फर्स्ट नाउन 1 है और नाउन 2 है, तो इसके हिसाब से हेज का ही यूज आप वहां पर करोगे, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर, दो हो रहे हैं, यहां पर भी दो ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन अपन क्या मानते हैं, अगर वैसे एक्सेप्शंस के हिसाब से देखते हैं तो यहां पर प्लूरल वर्ब का या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। नाउन अलग अलग हैं, एंड का यूज करके अपन क्या कर दर्शा रहे हैं, दो जो सब्जेक्ट है उनकी बात कर रहे हैं, और हमारी यहां पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों के अकॉर्डिंग नाउन 1 और नाउन 2 एडिशनल कलेक्टर, ये दो नाउन हो गई हमारी, तो इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज अपन यहां पर करेंगे। तीसरा देखिए, वही बहुत अच्छा वाक्य है, द क्लर्क एंड काउंसलर और वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्लर्क और जो काउंसलर है वो वहां पर क्या थे, उपलब्ध थे मीटिंग के समय। ठीक है,
तो इसी दोनों को नाउन 1 ये हो जाएगा और नाउन 2 ये हो जाएगा। दो ही नाउन को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, वाज का यूज कर रहे हैं, इसमें इज का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर परफेक्ट टेंस में हैज का यूज कर रहे हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप दे सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर देखो एक एक्सेप्शन दिखा रहा है, नोट क्या दिखा रहा है कि पोइट, पेंटर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, क्लर्क, काउंसलर एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। फिर भी ध्यान रखें कि ऐसे वाक्यों में आर्टिकल के बाद क्या हो रहा है, नाउन के साथ ही यूज होगा, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा भाई। क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है कि पोइट हो, पेंटर हो, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो और एडिशनल कलेक्टर हो, क्लर्क हो, काउंसलर हो, ये क्या हो रहे हैं, एक ही व्यक्ति के लिए एक ही नाउन माना गया है, एक ही व्यक्ति माना गया दो सब्जेक्ट को। इस वजह से यहां पर क्या किया गया है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के साथ ही करते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए भाई। तीसरा टॉपिक क्या कह रहा है, तीसरा बहुत ही अच्छा नियम है भाई, जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छी जबरदस्त क्लास है। तो आप इसको उन व्यक्तियों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें जिनको इसकी आवश्यकता है, जिनको इंग्लिश बहुत ज्यादा कठिन लगती है। ये मेरा वादा है कि मैं आपको एग्जाम पास करवा दूंगा और अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन 0 से हीरो बैच है, इसको जानकारों तक और जरूरतमंद जो स्टूडेंट है उन तक शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि जब दो नाउन हो जो लगभग एक सा भाव हो या अर्थ रखते हो, यानी कि एक ही भाव रखेंगे और अर्थ भी क्या होगा, उनका मीनिंग भी एक जैसा ही होगा, का प्रयोग एक दूसरे का महत्व बढ़ाने हेतु किया जाता है। अगर एक दूसरे के लगभग हैं, दो नाउन है, तो वहां पर भी क्या करेंगे अपन, उसमें भी वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे, तो वहां पर भी क्या करेंगे अपन, सिंगुलर वर्ब का ही यूज अपन करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। ये नियम जो है वो बहुत ही आसान है, आपको यही चीज समझनी है। देखिए एक बार देख लीजिए नियम को अच्छे तरीके से, कि जब दो नाउन हो लगभग एक ही भाव रखते हो या एक ही अर्थ रखते हो, तो वहां पर एक दूसरे का क्या बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है। एक जो नाउन रहेगा वो दूसरे का महत्व बढ़ाएगा, यानी कि दूसरे की इंपॉर्टेंस के लिए वो काम करेंगे। दो वर्ब मिलके, दो सब्जेक्ट मिलके एक वर्ब होगी, वहां पर वो क्या होगी, वो सिंगुलर वर्ब का ही यूज आप करोगे। ठीक है, ये देखिए, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर फ्रॉम दैट ऑफ योर्स, कि मेरे जो स्कीम्स हैं, जो मेरे प्लान हैं, वो कुछ अलग हो सकते हैं जो तुम्हारे प्लान्स हैं उनसे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाक्य देखिए, हिज ऑथोरिटी एंड कमांड इज इंडीड ग्रेट। इंडीड होता है वास्तविकता में वो महान है, जो उसकी ऑथोरिटीज हैं, जो कमांड है, जो उसकी ऑथोरिटी है, जिसकी उनके पास शक्ति है, वो दोनों ही क्या है, वो महान है। और इसको क्या कर रहे हैं, इज से इंडिकेट कर रहे हैं। द ऑथोरिटी एंड द कमांड इज नीडेड अ ग्रेट, जो उसको ऑथोरिटी कमांड दी गई है वो काफी महान है। वही दो चीजें बता रही है, लेकिन एक दूसरे में क्या बता रही है, महत्व की बात कर रहे हैं। द बेनिफिट एंड द एडवांटेजेस फ्रॉम दिस बिजनेस इज इनमरस, कि जो इसके बेनिफिट हैं, फायदे हैं, एडवांटेजमेंट होता है, बहुत ही अच्छे जो मेरे को चीजें मिल रही है फ्रॉम दिस बिजनेस, इस व्यवसाय से, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है मेरे लिए। तो यहाँ पर इन दोनों को एक दर्शाएंगे, एडवांटेजेस और बेनिफिट जो हैं वो दोनों ही एक हैं, जिसमें क्या रहेगा, दोनों की ही बात हो रही भैया ना। तो ये इज हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए यूज हो रही है। ठीक है, ये कुछ जो नियम रहेंगे वो यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से अपन आगे भी पढ़ते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा तक दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश बहुत ज्यादा परेशान करती है या जिनके समझ में नहीं आती है, उनको ये ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगी।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि जब दो नाउन हो, ठीक है, दो नाउन हो जो यद्यपि समानार्थक नहीं है, यानी कि एक जैसा मीनिंग नहीं रखती हैं, लेकिन एक फ्रेज की तरह क्या हुई है, यूज हुई है या प्रयुक्त हुई है, तो वहां पर भी क्या लगती है, वहां पर भी सिंगुलर वर्ब ही लगती है। एक्चुअल में दो जो नाउन होती है वो एक ही आइडिया को क्या करती है भाई, व्यक्त करने का काम करती है। दो नाउन होंगी वो समानार्थक नहीं हो सकती, यानी कि उनका अर्थ अलग अलग भाव प्रकट करेगा, लेकिन वो क्या करेंगी, एक ही फ्रेज की तरह यूज ली जाएंगी, तो वो जो सिंगुलर वर्ब रहेंगी एक्चुअल में वो नाउन का एक ही आइडिया क्या करेंगी, व्यक्त करने की कोशिश करेंगी। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी कि भाव अलग अलग हो सकते हैं, दो अलग अलग संज्ञाएं हो सकती है, लेकिन उनका जो यूज है वो केवल एक आइडिया के लिए यूज करते हैं अपन, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही अच्छा जबरदस्त वाला नियम भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, अगर नोट्स बना रहे हो तो लिखते हुए चलिए। ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर आएंगे उनमें से भी ऐसे ही इनमें से आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बताऊंगा। ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। तो अब ये देखिए, ब्रेड एंड बटर दोनों फिजिकल अगर रूप से देखते हो तो दोनों अलग अलग होते हैं। ब्रेड एंड बटर, बटर भाई अलग प्रकृति का होता है, ब्रेड अलग प्रकृति की होती है, लेकिन किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो इसको व्यक्त करने के लिए आइडिया को क्या कर रहे हैं अपन, सिंगुलर इज का यूज कर रहे हैं, वो ब्रेकफास्ट के लिए अच्छे होते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप धीरे चलते हो और आराम आराम से चलते हो तो आप क्या करते हो, आराम से रेस को जीत जाते हो, यही है, ठीक है। आगे देखिए सिंगुलर वर्ब, क्योंकि विन है प्लूरल होगा, एस लगाते ही क्या बन जाता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एस या ईएस का नियम पढ़ा होगा आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में जब टेंस पढ़ते हैं तब, कि सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी जो फॉर्म होती है वर्ब की वो अपने मेन रूप में क्या होती है, प्लूरल होती है। एस या ईएस का या आईएस का यूज करके उसको क्या बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है, जो नाउन्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन भाई, देखिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। देखिए अर्ली टू बेड जल्दी ही सोने चले जाओ, अर्ली टू राइज इज गुड हैबिट, इज अ गुड हैबिट, इन दोनों को एक ही सब्जेक्ट माना गया है। इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया, यहाँ पर देखिए भाई इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा भी है ना, आदतन उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पेन एंड इंक, पेन एंड इंक, जो स्याही और पेन है, इज इंडीडेड नीडेड बाय मी, कि मेरे को क्या है, आवश्यकता रहती किसकी, पेन और इंक की, ठीक है। तो पेन और इंक को क्या माना गया है, एक ही सब्जेक्ट शो कर रहे हैं, अर्थ अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या रहेगा, एक्सेप्शन की वजह से क्या करेगा, यहां पर इसका ही यूज किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 5 देखिए दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा, इस क्लास को दबा के शेयर कीजिए उन जरूरतमंद दोस्तों तक जहां तक आप नहीं पहुंच पाते, या जिन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया अब तक, जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई है। तो मेरा ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी पहुंच होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है सर, और जो जिनको लगता है कि ऑफलाइन बैच ले सकते हैं, जयपुर में त्रिवेणी नगर पे हमारा ऑफलाइन बैच है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। बच्चन सर की जो टीम है वो काफ़ी अच्छी टीम है, वो जो सभी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जब रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन हो, ईदर हो और
नेदर हो, नोर हो और इनसे क्या हो, जुड़े हुए हो, तो उन वाक्यों में भी क्या लगती है भाई, सिंगुलर वर्ब का ही आप यूज वहां पर करोगे भैया ना, सिंगुलर वर्ब का ही यूज वहां पर अपन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, नो मैन और वुमन वाज प्रेजेंट देयर। वैसे देखा जाए नो मैन और वुमेन, कोई भी जो था वहां पर प्रेजेंट नहीं था। ये दोनों वैसे देखा जाए तो प्लूरल हो रहे हैं दोनों मिलके, लेकिन यहां पर क्या किया गया है, सिंगुलर जो है किससे जुड़े हुए हैं, वो और से भी, ईदर से और नीदर से भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं सिंगुलर दर्शाने के लिए। इधर सीता और राम वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। इधर से जुड़ा हुआ है भैया ना, सीता और राम। वैसे आप दोनों सब्जेक्ट को क्या करते, प्लूरल मानते, लेकिन अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, इधर और नीदर से जुड़ा हुआ है, तो अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज कर रहे हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे, और इसमें देखिए सबसे पहले वाज का यूज अपन कर रहे हैं, वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। सीता और जो राम थे वो कहाँ उपस्थित थे, पार्टी के अंदर। वहीं देखिए नीदर ही नोर, देखो नोर आ गया यहां पर भाई, इधर ये फर्स्ट वाला आ रहा है, तो इधर जो आ रहा है और नीदर जो आ रहा है, इसके हिसाब से देखेंगे अपन, इधर ही नोर शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, कि ना तो वो रेस्पॉन्सिबल है और ना ही वह दूसरी जो महिला है वो रेस्पॉन्सिबल है जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए। तो इस तरीके से जितने भी आप देख रहे हो सिंगुलर जो वर्ब रहेंगी अपने मूल रूप में क्या होती हैं, प्लूरल होती है, और उनको जो अपने ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रतिक्रिया दिखाने में कैसे लगते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, वो सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही रूल नंबर 5 तक जो है वो अपन को बताया गया है कि उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज वहां पर करोगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आगे और पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 6 जो रहेगा काफी जबरदस्त रहेगा। रूल नंबर जो 6 है वो क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, रूल नंबर 6 कह रहा है कि जब दो या अधिक नाउन्स अलग अलग नंबर के हों, अर्थात कोई सिंगुलर हो सकता है और कोई प्लूरल हो सकता है, यानी कि या तो सिंगुलर हो, नाउन्स में भी देखो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के होंगे, तो प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगना चाहिए, और वर्ब भी क्या लगेगी वहां पर, प्लूरल ही लगेगी भाई, है ना। बहुत जबरदस्त वो है भाई नियम, इसको पढ़िए देखिए एक बार। जब दो या दो से अधिक नाउन्स अलग अलग नंबर के हों, यानी कि एक सिंगुलर हो सकता है और एक प्लूरल हो सकता है, प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगेगा। प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसी की जो वर्ब है उसी का ही यूज अपन यहां पर यूज करेंगे, सिंगुलर नहीं लगाएंगे भाई। आगे देखिए वाक्य देख लेते हैं, 2-3 बहुत जबरदस्त वाक्य हैं भाई, इनमें देख लीजिए। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, ना तो कोई प्रिंसिपल था ना कोई टीचर था, वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, फंक्शन जो हो रहा था उसमें कोई स्टूडेंट के अलावा ना तो कोई प्रिंसिपल था और ना ही कोई टीचर था। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये वाज जो यूज ली गई है इन दोनों के बिहाफ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है भाई। पहले तो अपन क्या कर रहे थे, प्लूरल को भी सिंगुलर के साथ यूज कर रहे थे, अब यहां पर दो नाउन जो रहेंगी उनके साथ केवल क्या रहेगा, प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसी का यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज आप
नहीं करोगे। दूसरा क्या करें, देखिए, ईदर द रमेश और हिज फ्रेंड्स हैव स्टोलन द वॉच। हो सकता है या तो रमेश या उसके दोस्तों ने क्या चुरा ली हो, घड़ी चुरा ली हो। तो यहां पर रमेश और जो उसके दोस्त थे वो क्या हो रहे हैं, प्लूरल हो रहे हैं, और प्लूरल के हिसाब से ही अपने क्या किया, यहां पर हैव का यूज किया है भाई, हैव वर्ब का यूज किया है। ठीक है, आगे देखिए, रमेश और हिज फ्रेंड्स आर अब्यूजिंग हिम। रमेश और जो उसके दोस्त है वो मेरे को क्या करें, अब्यूजिंग कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट रहेगा, इसी सब्जेक्ट को क्या माना गया है, यहां पर प्लूरल माना गया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया, यहां पर आर हेल्पिंग वर्ब का यूज अपन ने किया है। इस तरीके से बहुत सारी जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी धीरे धीरे। आगे देखिए भाई, शायद समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर कोई कमी रह जाती है तो हम उसमें जरूर सुधार करेंगे दोस्तों, क्योंकि हो सकता है देखो किसी से भी कुछ भी चीजें हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है आज उनको रिवाइज करेंगे घर जाके, और नोटबुक में इसको जरूर नोट करें, क्योंकि याद तभी रहेगा जब आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे। रूल नंबर 7 देखिए, बहुत ही जबरदस्त नियम है। जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स हों, ईदर और नीदर नोर से जुड़े हो, तो वहां पर डिफरेंट पर्सन के हो तो वहां पर वर्ब अपने पास वाले पर्सन के अनुसार ही लगती है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, अपनी जो वर्ब है वो उसके अकॉर्डिंग ही लगेगी। देखना, देखो कहना क्या चाह रहा है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक जो सब्जेक्ट हो सकते हैं वो ईदर और से जुड़ा हो सकता है, नीदर नोर से जुड़ा हो सकता है। तो वहां पर क्या करेंगे, डिफरेंट पर्सन है, यू डिफरेंट पर्सन है, आई डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, अब जो रहेगा वर्ब अपने पास वाले, यानी कि ये वाला है ना, इसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे अपन, जो इसमें वर्ब रहेगी वो भरेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया, यहां पर आई के अकॉर्डिंग क्या किया अपन ने, वर्ब भरी है, फिलअप किया है। ठीक है, देखिए, नीदर ही नोर यू एंड यू आर टू अटेंड देम। अब ये जो इस ही के अकॉर्डिंग नहीं भरेंगे, ये यू के अकॉर्डिंग आ रही है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं अपन, आर का यूज अपन कर रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे से एक्सेप्शंस आएंगे जिनमें आपको सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा। बोर्ड के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करें कि जब भी नियम पढ़ रहे हो उस नियम को कम से कम 2-3 बार रिवाइज करें। इससे क्या होगा कि तुम्हारे को याद रहेगा, और जो नोट्स वगैरह हैं धीरे धीरे बनाते हुए चलें। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं कि हमारे को क्या क्या समस्याएं हो रही है, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब तक कि आप पूछोगे नहीं, जब तक कि क्वेरीज हमारे को प्राप्त नहीं होगी, तब तक भी हम उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यू और रमेश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। तुम और जो रमेश है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, कि तुम और जो रमेश है वो क्या हो, इस चीज के लिए दोषी हो, ये जो हमारा नुकसान हुआ इसके लिए जिम्मेदार हो। तो ये पहला जो वाक्य रहेगा इसके अकॉर्डिंग अपन नहीं करेंगे। दूसरा वाला जो पर्सन रहेगा ये फर्स्ट वाला पर्सन रहेगा, फर्स्ट वाले पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं हो के ये क्या करेंगे अपन, दूसरा वाला जो क्वेश्चन रहेगा, दूसरा वाला जो पर्सन रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। यही देखिए दूसरा देखिए, ही और आई एम टू गो देयर। ही के अकॉर्डिंग अगर लगाते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग क्या आता है यहाँ पर, इज। ठीक है, बट यहां पर हम क्या लगाएंगे, आई के अकॉर्डिंग।
आई के साथ किसका यूज किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस में? एम का यूज किया जाता है। तो आई के अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर दिया, ये चेंज कर दिया एम, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ गई है, वर्ब के रूप में भी आ गई है। टू गो देयर, ठीक है, वो अपने जाने से पहले इन्फिनेटिव वर्ब रहती है तो वो टू का यूज अपन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। तो ये आज की क्लास है और इस क्लास में आपको अच्छा लगा होगा। मैं भी आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास में। और दोस्तों मेरा यही प्रयास रहेगा कि अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह होती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभिप्राय ज्योग्राफी के नाम से हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे, और उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो भी कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी, नेक्स्ट अपडेट जो रहेंगी उसी में डाली जाएंगी। अभिप्राय ज्योग्राफी के नाम से जो हमारा जो चैनल रहेगा उस चैनल में आप जुड़ सकते हो, और साथ ही साथ हमारी जो सब कुछ चीज़ें रहेंगी वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगी, ठीक है। और आप लोगों की जो क्वेरीज हैं और ऐप पर भी हम लोग आपको अवेलेबल करवा देंगे क्लासेस वगैरह, जिसमें नोट्स वगैरह आपके एप्लीकेशन पे मिलेंगे। अभिप्राय ज्योग्राफी के नाम से ऐप स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर रेगुलर क्लासेस रहेंगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेंगी, और साथ ही टेस्ट सीरीज जो रहेगी वो हमारी उपलब्ध रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।